एम नाम की कोई मेटल है, सॉलिड है। इस एम नाम की मेटल को आपने सॉलिड से कन्वर्जन किया। एक मिनट। चलिए, तो एम नाम की कोई सॉलिड मेटल है और इस सॉलिड मेटल को बार्नहावर साइकिल में जब आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो एम नाम की जो सॉलिड मेटल है, पहले हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। और प्रोसेस कौन सा करेंगे? एंडोथर्मिक। जब किसी सिस्टम में एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो तय एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और सॉलिड से ये मेटल किस में कन्वर्ट हो गया? डायरेक्ट वेपर फेस में, मतलब गैस फेस में। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? डेल एस। इसका नाम रख सकते हैं हम डेल एस बी कर लेंगे, बी स्मॉल। सब्लिमेशन एनर्जी। क्या कर सकते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से ये आगे चला तो गैस फेस से इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम माइनस करेंगे, रिलीज करेंगे। इस एनर्जी का नाम क्या होगा? अभी भी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, प्रोसेस फिर से एंडोथर्मिक होगा और डेल एच की वैल्यू वही फिर से पॉजिटिव होगी क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होती है। और डेल एच का मतलब है जो एनर्जी अमाउंट हमने सप्लाई किया उसको डेल एच के नाम से बोलते हैं। चलिए, तो ये एम मेटल गैस फेस से जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी तो इस एनर्जी का नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो उस एनर्जी की वैल्यू को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि अब मेटल आयन में कन्वर्ट हो गए। बट उसकी फेस क्या है? गैस। अब यहां से कहानी कोई गैस फेस में है, लेकिन वो क्या है? M2। ये गैस फेस में मॉलिक्यूल, गैस फेस वाले मटेरियल सब मॉलिक्यूलर स्टेज में होते हैं, नोबल गैस को छोड़ करके। नोबल गैस एटॉमिक स्टेज में होती है, लेकिन अगर नोबल गैस के अतिरिक्त तो कोई गैस है दुनिया की तो हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेज में आपको मिलेगी, M2। ये गैस फेस में है। अब आपको इसको डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, क्योंकि आपको तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो यहां पर आपको एनर्जी फिर से सप्लाई करना पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई की तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम डिसोसिएशन एनर्जी। प्रोसेस कौन सा हुआ फिर से? अरे एंडोथर्मिक ही होगा। आप एनर्जी मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करने के लिए सप्लाई कर रहे हैं तो डेल एच की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये तीन प्रोसेस में डेल एच पॉजिटिव होता है। तीनों प्रोसेस एंडोथर्मिक है। जब हम सब्लिमेशन एनर्जी सप्लाई करें, मेटल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें, तब भी एनर्जी सिस्टम को सप्लाई करना पड़ेगी। जब एम गैस है और उसको एम आयन में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव कैटायन में,
तब भी हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, उसका नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बनेगा। और अब यहाँ पर जो नेगेटिव एटम है उसकी कहानी स्टार्ट हो गई सेकंड साइड। तो मॉलिक्यूल जो गैस फेस में है, मतलब जो गैसियस मटेरियल होते हैं दुनिया के, वो मॉलिक्यूलर स्टेज में होते हैं और इनको हमको ब्रेक करना है। तो पहले हम ब्रेक करेंगे तो डिसोसिएशन एनर्जी उसका नाम होगा। चलिए इसको हम डिसोसिएशन एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, डीबी, डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया एम गैस। क्लियर? अब ये कितने एटम की डिसोसिएशन एनर्जी है? अरे ये तो 2 एटम की डिसोसिएशन एनर्जी है, हमको कितने की चाहिए? 1 की। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1/2, फार्मूले में 1/2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आधी एनर्जी, हाफ। क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल को 2 एटम में डिवाइड करने की एनर्जी, आपको सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी रिक्वायर थी, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हाफ करना पड़ेगा। चलिए कर देंगे। अब ये गैस फेस में आ गया। अब ये जो इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था उसको ये गेन करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब कोई एलिमेंट, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो न्यूक्लियस वर्क डन करता है। कौन वर्क डन करेगा? वर्क डन बाय न्यूक्लियस। इस केस में न्यूक्लियस वर्क डन करता तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। प्रोसेस कैसा हो जाएगा? जब एनर्जी रिलीज होती तो एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो डेल एच कैसी हो जाएगी? यहाँ डेल एच नेगेटिव होगा। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस की अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए इस मेटल ने, मतलब जो मॉलिक्यूल था वो पहले एटम में कन्वर्ट हुआ, अब उसने इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा सोडियम ने रिलीज किया था उसको गेन कर लिया, तो ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। गैस फेस में है बट नेगेटिव आयन। बस एक बना एन आयन और एक बना कैटायन। बस इनका अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो जाएगा तो ये आपस में मैचिंग करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? एम प्लस, एम नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, बट बहुत सारे 90% केस में नेगेटिव आयन लार्जर साइज का होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये अब इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है, कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, इसी में एनर्जी रिजर्व होती है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी सारी एनर्जी लगी तब जाकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और मॉलिक्यूल ने क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो लेटिस एनर्जी यूज की। दोनों नजदीक आ गए, नियर टू ईच अदर, और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अब आप जब इसको ब्रेक करोगे तो उतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी जितनी आपने यहाँ कंज्यूम की है, जो यूज की है। इन सब का टोटल इसकी फॉर्मेशन एनर्जी है। तो देखिए बार्नहापर साइकिल में अगर किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन एनर्जी पता करें, डेल एच एफ मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी यूज की, कितनी एनर्जी यूज की आपने, देखो जरा स्टार्टिंग से। डेल एस बी ये सब्लिमेशन एनर्जी है जो आपने मेटल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज की थी, फॉर्मेशन में तो यूज की है। प्लस फिर आपने उसको कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाई की, जिससे मेटल गैस
आयन में कन्वर्ट हुआ, अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर गया। अब तीसरी एनर्जी कौन सी है? अब आप मॉलिक्यूल के पास चले, गैसियस, तो हाफ डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी, डीबी लिखा था मैंने, पहले ही समझाया था। एक एटम की लेना, दो की नहीं लेना। दो एटम का फॉर्मेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, तो अपने को एक एटम की डिसोसिएशन एनर्जी लेना है। तो यहाँ की डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू भी पॉजिटिव है और उसको हाफ कर लेंगे तो एक एटम का कंसिडरेशन आ जाएगा, प्लस यू। और एक और बीच में क्या छूट गई? अरे एक एनर्जी तो छूट ही गई, बोले ही नहीं आप बीच में। यहाँ से इसको हटाएंगे, पहले कोई सी एक एनर्जी बीच में रह गई है। द हाफ डीबी के बाद आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज भी इसको बोलते हैं। और फिर क्या आएगा? यू। इस फार्मूले से हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी बार्नहावर साइकिल में कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करेंगे, फिर मैं एक इसका न्यूमेरिकल समझाऊंगा और फिर बार्नहावर साइकिल को एंड करेंगे। सबको समझ में आया होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देखिए भाई, न्यूमेरिकल फार्मूला बोर्ड पर नोट है, वहां पर क्वेश्चन लिखिए। बार्नहावर साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और एक ही क्वेश्चन कॉपी है, इसके लिए कोई डबल से करने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए, कैलकुलेट द, मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप भी लिखते चलिए। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, ये आपको डिफाइन करना, ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड की। क्या गिवन डाटा है? गिवन डाटा है आपके पास सब्लिमेशन एनर्जी, शॉर्ट टर्म में लिखूंगा भाई, सब्लिमेशन एनर्जी 90 किलो जूल पर मोल। नंबर एक, सब्लिमेशन एनर्जी आपको गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ I2। I2 की डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है। I2 की डिसोसिएशन एनर्जी है 214 किलो जूल पर मोल। नंबर थर्ड वैल्यू गिवन है, थर्ड वैल्यू गिवन है आपको IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, इक्वल टू गिवन है 415। सबकी यूनिट सेम है इसलिए यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, किलो जूल पर मोल। 4 नंबर पर गिवन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको पता है कि वो तो क्या होगी, माइनस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए माइनस होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Ki, ये भी गिवन है। और ये कितनी गिवन है फॉर्मेशन एंथैल्पी? ये भी नेगेटिव साइन से होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 327 किलो जूल पर मोल, ये गिवन डाटा है। अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, ट्राई करिए। ना आएगा तो मैं समझाऊंगा। है तो सही है। फार्मूला क्या है पहले ये समझिए। फार्मूला है इस तरह, डेल एच एफ, फॉर्मेशन बार्नहावर साइकिल का ये फार्मूला है।
सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आईपी, ये केटाइन की होती है, गिवन है, प्लस 1/2 डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी, इसको हाफ करना, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम होता है, प्लस यू, ये फार्मूला लगेगा। आपको यू पता करना है, यू पता आपको नहीं है, यही क्वेश्चन है। बाकी सब वैल्यू पता है, सब में वैल्यू पुट अप करिए। ये 327 फिक्स है, लिखा हुआ केजी पर मोल में। अब यहाँ यूनिट नहीं रखना क्योंकि वो सब हट जाती है। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है? सब्लिमेशन एनर्जी 90 किलो जूल है, प्लस आईपी की वैल्यू कितनी है? पोटेशियम की आईपी 415 है, प्लस 1/2 इनटू, ये हाफ करना हमेशा ध्यान रखिए। और कौन सी एनर्जी हाफ करना है? डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी जो 214 है, इसको हाफ करना, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, ये क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो माइनस होती है और ये एक ही एटम की होती है, रख दिया, फिर प्लस यू, ये आपको पता करना है। तो क्या करें? सबसे पहले इसको इसमें प्लस करिए, फिर इसको हाफ करिए, तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 415 प्लस 107, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 294, ये हो जाएगा प्लस यू, और इधर की वैल्यू -327 पहले से लिखिए। अब क्या करोगे? इसको इसमें प्लस करो, इसको इसमें प्लस करो, तीनों ये प्लस करो, और कहानी फिर से लिखो। जब आप फिर से लिखोगे तो फिर यू को पता करना है, एक्सचेंज ऑफर है, इधर उधर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये इस यूनिट का लास्ट हेडिंग होगा और इस हेडिंग को हम बोलते हैं फजन्स रूल। नीट का एग्जाम हो चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फजन्स के रूल क्या है, इसको समझने के लिए पहले दूसरी स्टोरी सुन के समझना पड़ेगी। तो दूसरी स्टोरी क्या है? दूसरी स्टोरी समझना पड़ेगी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, इसकी स्टोरी सुनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है जब दो एटम आपस में कंबाइंड हो, एटम्स आपस में कंबाइंड हो और अपने वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर किसका फॉर्मेशन कर ले? मॉलिक्यूल्स का। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पार्टनरशिप होगी इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। पहला नॉन पोलर्ड, नॉन पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है? जब सेम एटम्स कंबाइंड विथ ईच अदर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो सेम एटम आपस में पार्टनरशिप करे इलेक्ट्रॉन की और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, मींस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, तो वो नॉन पोलर, जैसे H2, Cl2, Br2, I2, F2, N2, O2, ये सेम एटम के मॉलिक्यूल है और आप इन सब के नाम जानते हो। तो यहाँ पर ये नॉन पोलर्ड है। क्यों है नॉन पोलर्ड? क्योंकि इनके पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के सेंटर में होते हैं। ये है यहाँ, ना ये इधर शिफ्ट होते हैं ना ये इधर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि दोनों एटम का न्यूक्लियर चार्ज सेम है। दूसरे टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही फजन्स रूल को लेकर के आया, इसीलिए फजन्स ने इतनी मेहनत की और अपने 3 रूल रेगुलेशन को डेवलप किया। पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब डिफरेंट एटम
different atoms combined with each other and form molecules, तब उस कंपाउंड का नाम पोलर्ड कंपाउंड होता है, और उसके फॉर्मेशन वाले बॉन्ड का नाम पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने समझे हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल रिपीट कर देता। ये HF, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की टेंडेंसी है जिसमें वो बॉन्ड पेयर जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम बॉन्ड पेयर डिजाइन होता है उसको अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। कौन सी टेंडेंसी? बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन वीक होता है, पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन तो रखे उसने, एक फ्लोरीन रखेगा एक हाइड्रोजन रखेगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ फ्रॉड होगा, बेईमानी होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। स्लाइटली डिस्प्लेस, ये होगा डिस्प्लेस, तो फ्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव। ये स्टोरी आपको हजारों बार सुना चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के जब एटम कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका बॉन्ड पेयर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साइड डिस्प्लेस होता है। उसके कारण जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है वो स्लाइटली नेगेटिव होगा, पार्शियली नेगेटिव कन्वर्जन करेगा, और अनदर एटम जिसके साइड से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए उसको पार्शियली पॉजिटिव कन्वर्ट करता है। इसी कंपाउंड, इसी मॉलिक्यूल, इसी बॉन्ड का नाम पोलर्ड बॉन्ड होता है, या पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए, पोलर्ड नेचर बोलिए। और इसी कैरेक्टर का नाम क्या है? पोलैरिटी प्रॉपर्टी, पोलैरिटी कैरेक्टर। इसी में फजन्स रूल आते हैं। तो फजन्स रूल का हमें आवश्यकता क्यों हुई? अब HF का मॉलिक्यूल कैसा है? ध्यान दीजिए, फजन्स रूल का प्रोडक्शन होगा, फजन्स रूल की आवश्यकता क्यों, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमको, उसने फजन्स ने इतनी मेहनत क्यों की? ये कोवेलेंट बॉन्ड था कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ ये 100% कोवेलेंट है क्या? अरे 100% कोवेलेंट तो ये है हाइड्रोजन वाला। 100% कोवेलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं जिसमें नॉन पोलर्ड हो। क्यों 100% इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इसने तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ना, प्योर। दोनों हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है सेंटर में, ना तो किसी दूसरे हाइड्रोजन की तरफ गए ना पहले की तरफ, इसको बोलते हैं 100% कोवेलेंट। अरे इस HF में तो एक पार्ट कैसा हो गया नेगेटिव और एक पार्ट कैसा हो गया पॉजिटिव। अरे इसमें तो चार्ज डेवलप हो गया, ये तो आयोनिक कैरेक्टर ले आया। क्या ले आया ये? अरे ये तो आयोनिक कैरेक्टर डेवलप कर चुका है, मतलब इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन चुके हैं, बट कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ध्यान दीजिए, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होते हैं? जैसे Na रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्म NaCl, तो Na अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है क्लोरीन को, क्लोरीन कंप्लीटली नेगेटिव, सोडियम कंप्लीटली पॉजिटिव। इसको बोलते हैं 100% आयोनिक कैरेक्टर। NaCl में होता 100% आयोनिक कैरेक्टर, बट फजन्स बोलते हैं दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसके पास 100% आयोनिक कैरेक्टर, कुछ ना कुछ उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, या कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर घुस जाता है। जैसे HF का मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? HF का मॉलिक्यूल, अरे HF का मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर की एंट्री कौन सी हो गई? कैरेक्टर तो आयोनिक आ गया। बस यहीं से फजन्स का दिमाग घुमा और उसने आनन फानन में 3 रूल डेवलप कर दिए। लेकिन क्या डेवलप किए, पहले ये स्टोरी नोट करेंगे, उसके बाद हम फजन्स रूल पर आएंगे। यहाँ पर मैंने केवल आपको ये समझाया
कि कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर्ड, दूसरा पोलर्ड। और पोलर्ड मॉलिक्यूल में एक पार्ट नेगेटिव होता है, एक पार्ट पॉजिटिव। इसका मतलब उसमें आयोनिक कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। और कितनी आयोनिक कैरेक्टर की एंट्री होगी, या किसी आयोनिक कंपाउंड में ऐसा ना हो तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। इसी से रिलेटेड फजन्स रूल है, वो इसके बाद हम स्टडी करेंगे। अभी हम इतना नोट करेंगे और इसको ध्यान रखना, भूल गए सब गड़बड़ हो जाएगी। अब कहानी फजन्स रूल की आगे बढ़ेगी। हम केवल अब वो बात करेंगे जो फजन्स रूल से रिलेटेड है। सुनिए ध्यान से, हम स्टडी कर रहे हैं क्या स्टडी कर रहे हैं, फजन्स रूल। देखते हैं भाई, अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया। चलिए, फजन्स रूल, फजन्स रूल की हम स्टडी कर रहे हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं NaCl का। Na रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। देखो, Na अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है क्लोरीन को, तो Na यहाँ कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लोरीन गेट्स नेगेटिव। मतलब ये कौन सा बॉन्ड है, अरे ये तो आप जानते हो, तो आयोनिक बॉन्ड है। मतलब ऐसा मान के चलें कि इसमें 100%, हम ऐसा कंसीडर करें कि इसमें 100% आयोनिक कैरेक्टर है। अब कितना परसेंट होगा हमको पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जो इसको समझ रहे हैं, इसमें समझिए कि ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, सोडियम ने अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को रिलीज कर दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब फर्स्ट ग्रुप में चलते हैं, जरा याद करते हैं फर्स्ट ग्रुप की पोजीशन। पीरियोडिक टेबल पढ़ी है हमने। फर्स्ट ग्रुप में सबसे टॉप पर तो लिथियम है, उससे डाउन सोडियम है, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम। ऐसे हमने आज किसकी बात की है, फजन्स रूल स्टार्ट किया तो हमने तो सोडियम की बात की। सोडियम की साइज कैसी है, लार्जर। सोडियम की साइज लार्जर है एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम की साइज कैसी है, स्मॉलर। जरूरी नहीं है लिथियम भी ऐसा ही करे, क्योंकि उसकी साइज स्मॉलर है, वो डोनेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, उसका न्यूक्लियर पावर हायर है। तो लिथियम के पास चलते हैं। ये लिथियम, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 टोटल, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 1। और यही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को डोनेट करेगा। ये आया क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 7। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए लिथियम की साइज स्मॉलर है। ये एलिमेंट तो है फर्स्ट ग्रुप का, लेकिन जरूरी नहीं कि सोडियम की तरह ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। ये अपनी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से शो करेगा। तो लिथियम की साइज कैसी है, स्मॉलर, और इसका न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा हायर है, क्योंकि ऑर्बिट इसमें केवल 2 है। अब लिथियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया होगा, अपने को क्या लेना देना। ये आ गया, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। लिथियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन को डोनेट कर चुका है। ये क्लोरीन नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। अब डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो देखते हैं पहले। क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। ये 7 हो गए क्लोरीन के वैलेंसी सेल। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के वैलेंसी सेल में। अब लिथियम ने जो दिया वो कहाँ है,
ये है इंडिकेशन मैंने अलग कर दिया लिथियम के इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए लिथियम कैसा हो गया, अरे लिथियम का इलेक्ट्रॉन गया तो स्मॉलर साइज का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्लोरीन की साइज कैसी हो जाएगी, क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, वो तो लार्जर साइज का हो जाएगा। नेगेटिव आयन ऑलवेज लार्जर इन साइज देन पेरेंटल एटम एंड पॉजिटिव आयन ऑलवेज स्मॉलर, कैटायन हमेशा स्मॉलर होता है उसके पेरेंटल एटम के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। आप देखिए लिथियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो पहले से ही तो वो स्मॉलर साइज का था, न्यूक्लियर चार्ज उसका हायर था एज कंपेयर टू सोडियम। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद तो वो पॉजिटिव हो गया, और खतरनाक हो गया, और डेंजरस हो गया। तो क्या करेगा ये, अपने दिए हुए इलेक्ट्रॉन को, उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर चुके हैं, तो ये क्या होना था, अरे इसको 100% आयोनिक होना था एज पर NaCl की तरह, लेकिन नहीं, लिथियम की साइज स्मॉलर है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब भी वो चाहता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि उसकी साइज स्मॉलर है, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू एज कंपेयर टू सोडियम हायर है, न्यूक्लियर चार्ज सोडियम के कंपैरिजन में हायर है। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो ये तो और ज्यादा डेंजरस हो गया, खतरनाक हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या करेगा ये, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझिए बात को, लिथियम की साइज स्मॉलर है, लिथियम की आईपी की वैल्यू हायर है एज कंपेयर टू सोडियम, न्यूक्लियर चार्ज हायर है क्योंकि उसके पास 2 ऑर्बिट है, सोडियम के पास 3 होते हैं। ऑर्बिट इंक्रीज होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है और हायर अप्लाई करता है। तो क्या करेगा लिथियम, लिथियम जो ये इलेक्ट्रॉन गया था इसके साथ साथ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड अट्रैक्ट करने लगता है, और क्या हो जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं दोनों, ये देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहां थे, ये ओरिजिनल लोकेशन होना चाहिए एज पर रूल, ये यहां आ गए, कर लिया डिस्प्लेस लिथियम ने अपने साइड। बताओ कौन सा बॉन्ड है ये, अरे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है लिथियम और क्लोराइड का, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में आ गया, ये तो पार्टनरशिप जैसा बॉन्ड हो गया। मतलब ये बॉन्ड कौन सा बदल गया, अरे ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा बॉन्ड है पार्टनरशिप की ना, और सेंटर में है। सेंटर में कौन लाया, लिथियम लेकर के आया, उसकी आईपी की वैल्यू हायर है, स्मॉलर साइज है, इसलिए वे दिए हुए इलेक्ट्रॉन को जो क्लोरीन के साइड थे उनको अट्रैक्ट करके अपने साइड ले आया। अब बताओ कैसे ले आया, आप तो बोलोगे क्लोरीन तो बड़ा है सर उससे, क्लोरीन साइज में बड़ा है लेकिन उसका न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के कंपैरिजन में वीक है। क्लोरीन के पास 3 ऑर्बिट है जबकि लिथियम के पास 2 ही ऑर्बिट है, जिसके पास ऑर्बिट कम होते हैं उसका न्यूक्लियर चार्ज अपने आउटर इलेक्ट्रॉन पर हायर होता है। क्लियर, तो लिथियम इन इलेक्ट्रॉनों को सेंटर में ले आया और ये जो कंपाउंड 100% आयोनिक कैरेक्टर रखे हुए था उसके आयोनिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर दिया, और कौन सा कैरेक्टर एंट्री करा दिया, अरे लिथियम क्लोराइड में आयो कोवेलेंट कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंटर में ले आया लिथियम, अपनी तरफ तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए टोटली इलेक्ट्रॉन उसके साइड चले गए और भी स्लाइटली ये डिस्प्लेस कर सकता है, ऐसे ऐसे यहां तक भी ला सकता है, लेकिन कंप्लीटली अपने साइड अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर अट्रैक्ट कर दिया तो क्लोरीन को वहां से जाना पड़ेगा, क्लोरीन कहीं और घूमती रहेगी, लिथियम कहीं और घूमता रहेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही ना होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में ही रखेंगे और दोनों की अरेंजमेंट सेटिंग अंडरस्टैंडिंग रहेगी, दोनों अंडरस्टूड करेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन हमारे बीच में है। तो ध्यान से समझिए लिथियम क्लोराइड को एज पर रूल होना कैसा था,
आयोनिक, लेकिन उसमें कौन से कैरेक्टर की एंट्री हो गई, कोवेलेंट कैरेक्टर की एंट्री हो गई, ये कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्जन होने लगा। आयोनिक कैरेक्टर 100% से डिक्रीज हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर 0% से इंक्रीज हुआ। कितना आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर एंट्री हुआ, इसका पता लगाने के लिए हम अभी वो ट्राई नहीं करेंगे, हम केवल समझेंगे फजन्स के रूल। अब देखिए फजन्स ने क्या बोला, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट किया, ये लिथियम की अपनी प्रॉपर्टी है। लिथियम ने अपने साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, बॉन्ड पेयर को ध्यान से सुनिए, उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट किया है, ये केटायन की प्रॉपर्टी है और इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। कौन सी पावर है ये, पोलराइजिंग पावर, पोलैरिटी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ये लिथियम। तो केटायन की जो प्रॉपर्टी है फजन्स ने उसको नाम दिया पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, ये केटायन के पास होती है। अब अगली कहानी सुनेंगे कि ये जो नेगेटिव आयन है इसका क्या हुआ। अरे इसके इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो इसका शेप स्फेरिकल था पहले, और इसके इलेक्ट्रॉन जैसे ही केटायन की तरफ जाने लगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के कारण अपने शेप को चेंज कर गया, ये ऐसा हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया इसका स्फेरिकल शेप। ये क्लोरीन की साइज बदल गई, डिस्ट्रॉय हो गई, थोड़ा सा ये क्या हो गया ऐसे पिनअप इधर, ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चेंज हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चेंज हुआ तो ये उसकी तरफ भागेगा ना न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चेंज हुआ तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। और नेगेटिव आयन की इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन की प्रॉपर्टी कि उसका शेप चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड लिथियम के साइड डिस्प्लेस हुआ तो नेगेटिव आयन का शेप चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डिस्टर्ब होने के कारण। तो नेगेटिव आयन की ये प्रॉपर्टी है पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। ये मैंने केटायन की प्रॉपर्टी समझाई, केटायन कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब अपने साइड अट्रैक्ट करता है तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है पोलराइजिंग पावर। और जब उसके कारण नेगेटिव आयन का शेप चेंज होता है स्फेरिकल से तो उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। फजन्स रूल अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, पहले इतनी स्टोरी लिखेंगे फिर फजन्स रूल की बात करेंगे, नोट करिए। क्वेश्चन के अंदर आपको जो n/10 है ये कंसंट्रेशन है और n क्या होता है, नॉर्मेलिटी। n/10 का मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है। ये क्लियर हो गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, टेम्परेचर से यहाँ कोई लेना देना नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के, ये 0.0212 this and so on and the resistance of the cell containing solution at same degree temperature 55 ohm, ये रेसिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या क्या है, रेसिस्टेंस 55, के हमारे पास है 0.0212 और आपके पास नॉर्मेलिटी है 0.1, ठीक है। क्या पता करना है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला लगाएं, तो आप सेल कांस्टेंट पता करना है तो के का फार्मूला लगाओ, के का मतलब होता है 1/r इंटू एल अपॉन ए। बस ये एल अपॉन ए को क्या लिख लोगे, के इक्वल टू 1/r इंटू पी। एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट लिख लिया क्योंकि उसको तो कैलकुलेट ही करना है, तो के की वैल्यू रख दीजिए। के की वैल्यू क्या है 0.01212 1/55
इक्वल टू बी, ये पता करना सेल कांस्टेंट, इसको उठा के इसमें लाके मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आंसर बोलिए क्या है। बस यही तो करना है। n/10 0.1 का कोई मतलब ही नहीं है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ एन ए डिपॉजिट, ये आपको पता करना है। तो एक काम करें, फेराडे का सेकंड लॉ यूज करें। कल हमने एक फार्मूला लिखा था, डिपॉजिटेड मास एम इक्वल टू ई इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 कूलम। इससे कहानी सिंपल सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं, डिपॉजिटेड मास एम पता करना है, तो एम के प्लेस पे तो एम लिखेंगे। ई, सोडियम का इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। सोडियम जब डिपॉजिट होता है तो उसकी स्टोरी पता होना चाहिए। एन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोड पर, कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होता है। उसका मोलर मास 23 ग्राम है। जो देगा या ना देगा ये उस पर डिपेंड है। तो हम क्या करें, इक्विवेलेंट मास क्या लिख लें, सोडियम का 23 ग्राम, ये लिख लिया। ई फॉर इक्विवेलेंट मास है वहां पर। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज, ये फार्मूला है। जितना उस पर चार्ज है, और ये कहानी है 1 फेराडे चार्ज 96500 कूलाम के इक्वल होता है, और वो हमेशा मटेरियल के इक्विवेलेंट मास के इक्वल मटेरियल को डिपॉजिट करके आपको देता है। तो यहाँ चलेंगे, फार्मूले में जाइए। 23 ग्राम, आई कितना है, आई आपने लिया 10 एम्पियर। 5 मिनट की बात है, मिनट में यहाँ बात नहीं होती, सेकंड में बात होती। तो मिनट को सेकंड में इज्जत से बदल लीजिए और 96500 यहाँ रख दीजिए। डिपॉजिटेड मास एम ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए सिंपल जो है, ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। ये टफ लेवल की चीज़ें मैं सॉल्व कर देता, और 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 1 टाइम, 9 टाइम और 3 टाइम, ये कैंसिल हो गया। अब 23 को मल्टीप्लाई करिए 6 से और डिवाइड कर दीजिए 193 से, तो आपको शायद आंसर आ जाएगा।